सो हेलो लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा नया चैप्टर आ चुका है, पावर शेयरिंग, चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटिक्स। इसको स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है, हमेशा कहता हूँ नाम इंपॉर्टेंट है। हमें इस चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि इस चैप्टर में बताया जा रहा है पावर कैसे शेयर होगी। तो बहुत छोटा चैप्टर है, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं और समझते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है बेल्जियम एंड श्रीलंका। जो बेल्जियम और श्रीलंका के दो एग्जांपल है, उससे हमें बताया जाएगा कि पावर शेयरिंग कैसे होती है। तो पहले ये समझ लो भाई, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है यानी यूरोप में, और जो श्रीलंका एक एशियन कंट्री यानी एशिया के अंदर आती है, हमारा नेबरिंग देश भी है। तो कमेंट्स में जरा फिर से लिख दो कि हमारे कितने नेबरिंग जो कंट्रीज हैं वो कितनी है हमारी। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको कि बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर। इसका एरिया बहुत छोटा है, हरियाणा से भी छोटा है अगर हम कंपेयर करें तो। इसके बॉर्डर कुछ देशों से टच होते हैं, जैसे फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। इन देशों से इसके बॉर्डर जो है, आसपास की नेबरिंग कंट्री याद रखना है अपने को। इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी थोड़ी सी कम है, कि मतलब 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, लिटिल ओवर है। और ये हरियाणा की आधी पॉपुलेशन के आसपास आती है। साथ ही साथ इसकी जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, तो अब देखो एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी हुई है, तो डेफिनेशन ग्लोसरी की बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स के अंदर। तो एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि जब लोग अपना जो कल्चर है वो शेयर कर रहे हैं, और इसी के साथ जरूरी नहीं है लोग सेम धर्म के हैं। जैसे हम इंडियन कल्चर है, हम हिंदू मुस्लिम अलग अलग लोग एक साथ रह रहे हैं, तो भी यार इंडियंस ना, अगर हम कहीं जाएंगे तो हमें इंडियंस बोलेंगे ना, ये थोड़ी बोलेंगे देखो हिंदू आया है मुस्लिम आया है। नहीं, हमारी जो संस्कृति है यानी हमारी जो इंडियन संस्कृति है, कल्चर है, तो उसके बेसिस पे हमें जाना जाता है। तो एथनिक ग्रुप्स बेसिकली वो ग्रुप होते हैं, जरूरी नहीं है वो सेम रिलीजन के हों या फिर सेम देश के हों, बस उनमें कुछ कल्चरल जो चीजें होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन है ना, यहाँ पे जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो टोटल यहाँ पे 59% जो लोग हैं वो फ्लैमिश एरिया में रहते हैं। और इसी के साथ वो लोग डच भाषा बोलते हैं। मैं मेरी जब स्कूल में पढ़ाता हूँ, कोचिंग में पढ़ाता हूँ, बच्चों को बड़ा सिंपल एक बता देता हूँ कि बेटा देखो यहाँ पे दो एरिया है, एक फ्लैमिश एरिया है और एक बलून एरिया है। ठीक है। तो जो फ्लैमिश एरिया ना येलो वाला, यहाँ पे तो रहते हैं डच, और जो बलून एरिया है रेड वाला, यहाँ पे रहते हैं फ्रेंच। याद कैसे करना है, एफ वाले में एफ नहीं रहेंगे, यानी फ्लैमिश में फ्रेंच नहीं रहेंगे। बहुत सिंपल है। तो बलून में तो जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, और जो फ्लैमिश एरिया है वहाँ पे डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। तो हमें यहाँ पे ये चीज पता लगती है कि फ्लैमिश एरिया में 59% लोग डच बोलने वाले रहते हैं, और 40% जो लोग हैं वो वलून रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यानी यहाँ पे भाषा के हिसाब से जगहों का डिविडेशन है। अपने यहाँ पे मान लो ना, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, और अलग अलग जगह भाषा के हिसाब से अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं। आप कमेंट्स में बता दो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट की है और सबसे कम पॉपुलेशन कौन से स्टेट की है। ओके। फिर इसके बाद यहाँ पे 59% लोग फ्लैमिश एरिया में रहते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% लोग वलून एरिया में रहते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और इसी के साथ कुछ 1% लोग यहाँ पे जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है। और ये आप देखोगे तो यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, ये इस साइड में ये लोग रहते हैं, राइट ईयर। तो ये लोग बोलते हैं कौन सी, जर्मन भाषा। अब इसके बाद अगली चीज आती है, जो यहाँ की कैपिटल है यानी ब्रुसेल। ये जो आपको छोटा सा यहाँ पे कैपिटल देश दिख रहा है, ये यहाँ की कैपिटल है। तो इसका नाम है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के अंदर थोड़ा मामला अलग है। यहाँ पे डच कम रहते हैं, फ्रेंच बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे 80% रहते हैं यहाँ पे फ्रेंच, और 20% यहाँ पे रहते हैं डचेस। ठीक है भाई, बात को समझो कितनी यूं है कि वहां पे तो बेल्जियम में तो रह रहे हैं 59% डच, और यहाँ पे ओनली 20% डच रहते हैं। ठीक है। तो मेन कैपिटल पे कंट्रोल हुआ फ्रेंच का, पर ओवरऑल जो बेल्जियम है उस पर कंट्रोल हुआ डच का। पर अब हमें पता लगेगा डच कमजोर है यहाँ पे। फ्रेंच जो लोग हैं ना, वो लोग काफी रिच कम्युनिटी है। ठीक है। और इसी के साथ साथ पावरफुल भी हैं वो लोग। तो जो डच कम्युनिटी है, उन लोगों को क्या है, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, स्टडी का बेनिफिट है, वो काफी बाद में मिला था, तो इसलिए वो कमजोर रह गई। फ्रेंच रिच होने के कारण, ध्यान रखना, रिच अगर कम भी होते हैं तो बहुत पावरफुल होते हैं। तो फ्रेंच रिच होने के कारण यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल रहे हैं हमेशा से। इसके बाद हम आगे देखेंगे, डच और फ्रेंच लोगों के बीच थोड़ी सी हमें दिक्कतें दिखाई दी 1950 से 1960 के आसपास, इस डिकेड के अंदर। डिकेड का मतलब कमेंट में बता दो। और इसी के साथ साथ जो ब्रुसेल्स हैं, तो ब्रुसेल्स के अंदर हमें एक मेजर प्रॉब्लम दिखाई दी कि जो डच लोग हैं वो कंट्री में तो मेजोरिटी में, बट कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी में। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मेजोरिटी जो संख्या में ज्यादा है, माइनॉरिटी जो संख्या में कम है।
फिर इसके बाद हम जरा श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका के अंदर पॉपुलेशन का डिविडेशन कैसे है, अब इसको अच्छे से समझना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लैंग्वेज के बेसिस पे सबसे पहले डिवाइड करें तो श्रीलंका में 74% लोग ऐसे हैं जो सिन्हला भाषा बोलते हैं और 18% लोग ऐसे हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं। तमिल भी दो तरह के, एक तो इंडियन तमिल्स और एक श्रीलंकन तमिल्स, ध्यान रखना। सिन्हला भाषा बोलने वाले 74% लोग हैं, बुद्धिज्म धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को जिसको हम बोले, और तमिल लोग जो हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। और टोटल कितने लोग हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं, 18% लोग हैं श्रीलंका में जो तमिल भाषा बोलते हैं। इसी के साथ साथ जो तमिल्स के नेटिव हैं, यानी जो यहीं पे रहने वाले लोग हैं, उसको श्रीलंकन तमिल बोला जाता है, वो 13% है, और बाकी जो है यहाँ पे इंडियन तमिल से 5%। फिर इसके बाद बाकी जिन लोगों के फोर फादर्स यानी कभी ना कभी कोई पूर्वज इंडिया से श्रीलंका आए तो उनको अपने इंडियन तमिल बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखो और क्या चीजें, जो सिन्हली स्पीकिंग लोग हैं वो बुद्धिस्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी वो बुद्धिस्ट हैं धर्म के हिसाब से, अगर हम देखें तो भाषा नहीं धर्म के हिसाब से। और इसी के साथ साथ सिन्हला भाषा बोलने वाले लोग बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं, तमिल भाषा बोलने वाले लोग हिंदू और मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। तो 7% यहाँ पे क्रिश्चियंस भी रहते हैं। ये 7% क्रिश्चियंस धर्म के हिसाब से तो क्रिश्चियंस हो गए, पर भाषा कौन सी बोलते हैं भाई, तमिल भाषा भी बोल लेते हैं और सिन्हली भाषा भी बोल लेते हैं। वापिस रिवाइज करेंगे, 74% जो सिन्हला लोग हैं, साथ में बोलते जाना, 74% सिन्हला भाषा बोलने वाले लोग बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और 18% जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं वो हिंदू या मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। 7% क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले लोग भी हैं, और ये या तो सिन्हला भाषा बोलते हैं या तमिल भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो भाषाएं दो हैं, धर्म तीन है, चार हैं एक तरह से। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जैसे बेल्जियम में कुछ सिचुएशन यहाँ पे रही, ठीक है, डच कम्युनिटी जो है एडवांटेज नहीं ले पाई, उनको मेजोरिटी थी, पर फ्रेंच फिर भी उन पे अपना कंट्रोल करते थे। तो उनके साथ क्या होता है, श्रीलंका में क्या होता है, वो दोनों चीजें अपने देखते हैं। सबसे पहले तो अपने को श्रीलंका का केस अच्छे से समझना है, श्रीलंका केस शुरू होगा और खत्म हो जाएगा। मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, तो मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका में क्या है कि श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी 1948 के अंदर, आजाद हो गई थी हमारे एक साल बाद ही, 1948 में ही वो आजाद हो चुकी थी। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, जो यहाँ के लीडर्स हैं, है ना, उन लीडर्स ने सोचा कि जो सिन्हलीज लीडर थे, सिन्हलीज लीडर ने सोचा कि हम अपना डोमिनेंस जमाते हैं और इसी के साथ हम लोग ही क्या करेंगे, एक ऐसा रूल स्थापित करेंगे यहाँ पे जिससे हमारा कंट्रोल आ जाए पूरा। तो भाई जो मेजोरिटिज्म है इसमें क्या है कि एक ऐसी बिलीफ की जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो कंट्री पे अपना रूल करना चाहती है, और माइनॉरिटी कंपनी को, जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको कोई भी अधिकार नहीं देना चाहते, तो इसको अपने मेजोरिटिज्म बोलते हैं। फिर इसके बाद अगली चीज क्या आती है, जो सिन्हला लोग हैं वो मेजोरिटी में थे, तो 1956 में यहाँ पे एक एक्ट पास होती है जहाँ पे जो सिन्हलीज लोगों के लिए ये एक्ट पास की जाती है एक तरह से, और सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाता है। इसी के साथ तमिल्स के सारे अधिकारों को यहाँ पे हटा दिया जाता है। जो गवर्नमेंट है वो सिन्हलीज के लिए ही अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाती है, जैसे यूनिवर्सिटी में अच्छी पोजीशन, गवर्नमेंट की जॉब और इस तरह की कई सारी चीजें। साथ ही साथ यहाँ पे अगली चीज क्या होती है, ये लोग कहते हैं हमें प्रोटेक्ट और फॉस्टर करना है, यानी बुद्धिज्म को ही बचाना है और बुद्धिज्म को ही फैलाना है, क्योंकि बुद्धिज्म मेनली सिन्हली स्पीकिंग जो लोग हैं 74%, उनका मेजर धर्म बुद्धिज्म ही है। अब ये जितने भी गवर्नमेंट के मेजर्स थे, इसके कारण जो तमिल लोग हैं उनमें एलिएशन यानी अलग कर देने की जो फीलिंग है वो आने लगी, और जो श्रीलंकन तमिल्स वगैरह हैं उनको बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा, ठीक है, कि हम लोगों को एक तरह से यहाँ से अलग कर दिया जा रहा है, हमारे लैंग्वेज और कल्चर को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। भाई हम क्यों सहें, हमारे लैंग्वेज को और कल्चर को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे। अब ये मैप आपको दिखेगा, इसमें पता लगेगा येलो वाले रीजन में सिन्हलाज रहते हैं, एब्सोल्यूट सी बात है। इंडियन तमिल्स इस एरिया में रहते हैं जो डार्क ब्राउन हिस्सा है, और जो श्रीलंकन तमिल्स है वो इस नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अपने मुस्लिम्स हैं जो अलग अलग जगह पे डॉट डॉट बने हुए हैं वहां पे रहते हैं, क्योंकि इनकी यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी कम है इसलिए। फिर इसके बाद अगली चीज आती है यहाँ पे, अब इन लोगों को हर तरह से यहाँ पे इनके साथ डिसफेवर होने लगा कि भाई इन लोगों को लगा ना हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ना इक्वल पॉलिटिक्स में अधिकार मिलेगा, ना हमें कुछ कोई भी चीजें मिलेंगी, तो इन लोगों को अपने अधिकार चाहिए थे। और इसके कारण ये अधिकारों की लड़ाई के पीछे सिन्हला और तमिल्स के पीछे एक दूसरे में लड़ाई होने लगी। फिर इसके बाद अगली चीज आती है यहाँ पे, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उन लोगों ने कहा हम तो हमारे लिए लड़ाई करेंगे, और उन्होंने कहा तमिल को आप ऑफिशियल भाषा डिक्लेयर करो। ऑफिशियल भाषा यही है ना कि आज अगर हमारी सरकार ने ऑफिशियल भाषा को डिक्लेयर की है तो उस भाषा में सब चीजें होंगी, कोई एग्जाम हो रहा है, मान लो हिंदी इंग्लिश दोनों अपने देश की ऑफिशियल भाषा है जो एग्जैक्टली बता रहा हूँ,
इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश। तो कोई भी एग्जाम हो रहा है हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन मिल रहा है आपको, कोई भी मतलब मान लो कोई नोटिफिकेशन जारी हो रहा है तो वहाँ पे हिंदी में भी जारी हो रहा है और इंग्लिश में भी जारी हो रहा है, तो इसलिए ये जरूरी है। इसके बाद फिर अगली चीज आती है कि अब ये लोग धीरे धीरे तमिल को अपने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की डिमांड करने लगे, इक्वालिटी की डिमांड करने लगे जॉब वगैरह में। और इसी के साथ साथ इन लोगों ने एक ये भी डिमांड की, द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड तमिल वाज रैपिडली डिनाइड। मतलब इन्होंने कहा कि काम करो, आप अपनी जगह संभालो, तमिल जहाँ पे रहते हैं उस जगह पे हमें ज्यादा अधिकार दे दो, हम उस जगह को संभाल लेंगे। पर वो इनकी डिमांड भी ज्यादा पूरी नहीं हो पाई यहाँ पे। इसके बाद अगली चीज आती है 1980 में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, जिन्होंने तमिल एलम की डिमांड की, जिसमें आपने एक नाम जरूर सुना होगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है, LTTE, लिट्टे बोलते हैं इसको, जिसने राजीव गांधी को मरवाया था। तो पता करना उसके बारे में आप, बहुत अच्छी स्टोरी है, नहीं तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो तमिल एलम जो स्टेट है यहाँ पे हमारा, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम की डिमांड करते थे, यानी तमिल स्टेट की डिमांड करते थे कि आप हमें एक अलग स्टेट दे दो जो तमिल स्टेट होगा। नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में, याद आ गया नॉर्थ और ईस्ट पार्ट, अभी मैप में दिखाया था कि नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट में जो श्रीलंकन नबल्स हैं वो रहते थे, और उन्होंने मेन ही विरोध किया था। फिर इसके बाद यहाँ पे अगली चीज आती है कि धीरे धीरे जो इनके बीच की ये बातचीत है सिविल वॉर में टर्न हो गई। सिविल वॉर का मतलब यही होता है जब एक ही देश में अलग अलग ग्रुप बट जाएं और वो लड़ाई लड़ना चालू करते हैं, तो वो सिविल वॉर होती है। फिर इसके बाद फाइनली जाके सिविल वॉर 2009 में रुकी। हालांकि श्रीलंका बहुत अच्छे से ग्रो किया है इस बीच में, कभी ऐसा नहीं हुआ श्रीलंका हमने सोचा ग्रो ना करा, श्रीलंका ग्रो भी करा है, सब चीजें हुई हैं, पर ये लड़ाइयां भी चलती रही। पर श्रीलंका ने अपनी डेवलपमेंट को, एजुकेशन को, हेल्थ को कभी भी सेक्रीफाइस होने नहीं दिया। उस मामले में श्रीलंका हमेशा सबसे ऊपर ही रहा। अब आता है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी जो बेल्जियम देश है उसके अंदर जो लोग हैं, ठीक है, वहां पे उन्होंने कैसे एक साथ रहने का डिसाइड किया। क्या उन्होंने भी श्रीलंका की तरह लड़ाई लड़ी या कुछ समझदारी से कुछ फैसला निकाला, तो हम चलो इससे समझते हैं। बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया, ठीक है, टोटल 4 टाइम्स इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया 1970 से 1993 के बीच 4 टाइम्स। अब ये याद रखना, अंडरलाइन करते चलना, जो जो हाईलाइट कर रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। नो पीडीएफ, नथिंग बेटर देन एनसीईआरटी। कुछ मिस होगा तो पता होगा यही है, कुछ होगा तो भी यही है। फिर इसके बाद ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये काफी अच्छा था और काफी इनोवेटिव था, दूसरी कंट्रीज ने भी इसको बाद में जाके अडॉप्ट किया। तो चलो समझते हैं क्या हुआ यहाँ पे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये कहा गया कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, यानी जो डच भाषा बोल रहे हैं और जो फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं वो दोनों मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल ही होने वाले हैं, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल लॉज ऐसी चाहिए होती है, मतलब अगर कुछ स्पेशल लॉज ऐसी बनाई जाएंगी जिसमें हर लिंग्विस्टिक ग्रुप से मेंबर आएंगे, लिंग्विस्टिक ग्रुप यानी लैंग्वेज के बेसिस पे जो ग्रुप है वहां से मेंबर्स आएंगे। तो इसलिए कोई भी सिंगल कम्युनिटी कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं बना सकती। पहली चीज ये, सेंट्रल में फ्रेंच और डच बराबर होंगे, याद रखना। फिर इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बहुत सारी पावर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है, और इसी के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की। बात को याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी गई, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में नहीं है। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में है ना, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट अपना इंडिपेंडेंटली चल रही है, चाहे कोई और सरकार हो, सेंटर में कोई और सरकार हो, दोनों अपने हिसाब से चल रही है। तो यहाँ पे भी यही है, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के अधीन नहीं होगी, उसके अंडर में काम नहीं करेगी, सिंपल एज दैट। ब्रुसेल्स की अपनी खुद की, यानी जो इनकी ब्रुसेल क्या है, कैपिटल है, जो ब्रुसेल्स है उसकी अपनी खुद की एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी, और इसी के साथ साथ उसमें दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, डच और फ्रेंच इक्वल रहेंगे। क्यों हुआ ऐसा? फ्रेंच लोगों ने कहा कि भाई देखो पूरे बेल्जियम में डच ज्यादा थे 59%, फिर भी उन्होंने वहां पे एक्सेप्ट कर लिया कि दोनों सरकारों में जो फ्रेंच और डच है बराबर होंगे। तो ब्रुसेल में जहाँ पे फ्रेंच ज्यादा है तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें दोनों के मंत्री बराबर होंगे। एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पे इसको लिया गया। फिर हमें यूरोपियन पार्लियामेंट दिखाई गई है जो ब्रुसेल्स में बनी हुई है बेल्जियम के अंदर। इसके बाद अगली चीज आती है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट बना दी, ब्रुसेल्स के अंदर गवर्नमेंट बना दी, अब उसको छोड़ दीजिए। इसके सिवा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये यूं है कि डच के लिए एक अलग सरकार है, भाई पहले वाली जो सरकार है वो तो जगह के हिसाब से बनी है, अब कम्युनिटी के हिसाब से बनेगी तीसरी सरकार।
डच के लिए अलग है, फ्रेंच के लिए अलग है, जर्मन स्पीकिंग लोगों के लिए अलग सरकार है। कोई कहीं भी जर्मन रहता हो, कोई कहीं भी डच रहता हो, पूरे बेल्जियम में कोई कहीं भी रहता हो, अगर उसको कोई दिक्कत आती है किसी भी अपने लैंग्वेज रिलेटेड इशू, कल्चर से, एजुकेशन रिलेटेड इशू से कोई भी दिक्कत आती है, तो अपनी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसके पास वो जा सकता है। मान लो यहाँ पे इंडिया में दो स्टेट हैं, स्टेट नंबर ए और स्टेट नंबर बी। तो एक तो बनी सरकार पूरे इंडिया की, एक बनी स्टेट नंबर ए की, एक बनी स्टेट नंबर बी की। अब सारे जो डच लोग हैं वो स्टेट नंबर ए में रहते हैं, पर मैं तो फ्रेंच, मैं डच बोलने वाला हूँ, मैं स्टेट नंबर बी में रहता हूँ। मुझे अगर कोई भी दिक्कत है, मैं चाहूँ तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट से कह सकता हूँ, और अगर मेरी स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुनती है, मुझे लगता है फिर भी दिक्कत है, तो मैं सीधा अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास जाऊंगा। वो पूरे जो डच की सब डचेस के लिए वो गवर्नमेंट है, तो इसलिए ये चीज सिंपल है एकदम, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगली चीज पढ़ते हैं। तो जब बहुत सारी कंट्री यूरोप की एक साथ आई, उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई, तो ब्रुसेल्स को ही उसका हेडक्वार्टर चुना गया। ये चीज याद रखना कि जब यूरोपियन यूनियन बनी थी तो ब्रुसेल को उसका हेडक्वार्टर चुना गया। 1 मार्कर क्वेश्चन ये आ जाता है यहाँ पे, इतनी हाईलाइटिंग नहीं चाहिए हमें हाल फिलहाल। इसके बाद अगली चीज आती है कि हम दोनों के एग्जाम्पल से हमें क्या चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है। जो बेल्जियम में लीडर्स हैं उनको ये समझ आ जाती है यूनिटी के बिना कंट्री नहीं चल सकती। श्रीलंका के लीडर्स को शायद ये समझ आने में थोड़ी सी देर लग जाती है, और इसलिए श्रीलंका में हमें थोड़ी अलग ही कहानी देखने को मिल जाती है, सिविल वॉर देखने को मिलती है। अब भैया ये जो पेज है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, बच्चों को कंफ्यूज करता है, पर अपने तो वरुण सर की क्लासेस में ना समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है ना। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, जरा थोड़ा सा इसके रीजन देखते हैं। इसके दो रीजन आएंगे हमारे पास। पहले उन दो रीजन का मतलब समझो, प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है बच्चों, जब हम क्या करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन के बेसिस पे सोचते हैं कि इसमें मेरा फायदा है या नुकसान है, करूं या नहीं करूं, वो तो होता है प्रूडेंशियल रीजन। और जब हम मोरल रीजन में होते हैं तो हम कोई प्रॉफिट लॉस नहीं देखते, ठीक है। कि अगर मैंने इस कुत्ते को दूध पिलाया तो मेरे को पुण्य मिलेगा और थोड़े मेरे पाप कट जाएंगे, प्रूडेंशियल रीजन है, ठीक है। और अरे नहीं यार, कुत्ता भूखा है, इसको दूध डाल देता हूँ, ठीक है, मेरे पास इतने पैसों की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये है मोरल रीजन, ठीक है। कोई मान लो रोड क्रॉस कर रहा है, वृद्ध आदमी है, हमें उसे रोड क्रॉस करानी है, कहीं उसको छोड़ के आना है, मैंने सोचा कि ये मेरे को 500 रुपये देगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तब तो वो प्रूडेंशियल रीजन है कि अगर मैं इसको छोड़ूंगा, ये ड्रॉप करूँ तो ये मेरे को पैसे देगा क्या, और ऐसे वैसे करके। लेकिन अगर मैं सोचूं नहीं यार, वृद्ध व्यक्ति है, मेरे को उसकी मदद करनी चाहिए, तो ये मॉरल रीजन है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहली चीज जो आती है, पावर शेयरिंग अच्छी है क्योंकि ये रिस्पॉन्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग अच्छी इसलिए है क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई हो सकती है दो सोशल ग्रुप में, ये उसको एकदम कम कर देता है, ठीक है। और जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब समाज में जो लड़ाइयाँ होती है, वो आखिर में वायलेंस में टर्न हो जाती है, पॉलिटिक्स पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है, और बहुत सारी दिक्कत होती है। अगर मेजोरिटी कम्युनिटी जैसा चाहे वैसा ही हमें करना पड़े बार बार, ठीक है, तो ये चीज पूरे देश को खत्म कर सकती है, मेजोरिटी जो कम्युनिटी है। टायरेनी ऑफ द majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well। भाई धीरे धीरे जब देश खत्म होगा तो सिर्फ माइनॉरिटी खत्म नहीं होगी, मेजोरिटी भी खत्म हो जाएगी। अब इसी के साथ एक और रीजन आता है कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए। पहला तो रीजन समझ लिया कि मेजोरिटी कम्युनिटी ही नहीं, पूरा देश खत्म हो जाएगा, और अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो इससे खतरा किसका कम हो जाएगा, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसका खतरा, वायलेंस का खतरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का खतरा कम हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। यानी आप कैसे सोच सकते हो कि आप एक लोकतंत्र चला रहे हो, लोगों का राज चला रहे हो, और पावर ही शेयर नहीं कर रहे, पॉसिबल ही नहीं है। फिर इसी के साथ साथ जो डेमोक्रेसी होती है, बड़े बड़े देश होते हैं, उनके अंदर जो पावर शेयरिंग होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोगों को अधिकार होता है एक अच्छे से इलेक्शन लड़ने का, अपनी सरकार चुनने का, और इसी के साथ साथ एक ऐसी सरकार होनी चाहिए, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो कि अपने सिटीजन्स का ध्यान रखे, और इसी के साथ उनको हर एक डिसीजन में प्रॉपर पार्टिसिपेशन करने दे। तो जो स्टार्टिंग वाले रीजन है उसमें हम कह रहे हैं लड़ाई नहीं होगी, मेजोरिटी और माइनॉरिटी की लड़ाई से जो अपने देश खत्म हो सकता है वो नहीं होगा, तो ये तो है अपने प्रॉफिट लॉस की बात कि ये प्रॉफिट होगा, ये लॉस होगा, ऐसे करके, तो ये है प्रूडेंशियल रीजन। और दूसरे में हम कह रहे हैं कि जरूरी है, ऐसा होना चाहिए, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाती है, तो ये है मोरल रीजन कि भैया ऐसा होना चाहिए। इसमें हम ये नहीं बता रहे किसका क्या नुकसान है क्या फायदा है, पर ऐसा होना चाहिए,
ठीक है। तो ये दो अगर कोई भी पूछे पावर शेयरिंग की तो क्या रीजन है, आप डिफाइन करोगे प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन और इनको बता दो। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक आता है द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग की कितनी फॉर्म्स होती है उसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जब हम पावर शेयरिंग करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर तो उसमें हमें पावर को इस तरह से शेयर करना होता है कि सब लोगों को पावर मिले और एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस बना रहे, यानी कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब ना कर पाए, कि कोई एक दूसरे की पावर ना ले पाए। आजकल मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है उसमें पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। अगर चैप्टर आरपीसी की बात करें तो 2-3 मार्क्स में सीधा चैप्टर आता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लें। तो देखिए जो पावर है सबसे पहले शेयर होती है डिफरेंट ऑर्गन्स में, ठीक है। ऑर्गन्स कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है। दो चीजें होती हैं, ऑर्गन्स एंड लेवल्स। तो लेवल्स तो होते हैं यूं वर्टिकली और ऑर्गन्स होती है हॉरिजॉन्टली। तो इसलिए जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गन्स में इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, पावर शेयर होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उस कानून को लागू करता है, और जुडिशरी जो ये ध्यान रखती है कि ये कानून फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, और करवाना भी उसका काम है कहीं ना कहीं। देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है उसमें ऑर्गन्स को कुछ इस लेवल पे प्लेस किया जाता है, इस तरह से प्लेस किया जाता है कि उन सबको कहीं ना कहीं पावर मिल सके, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स के पास अलग अलग पावर हो। और ऐसे सेपरेशन करके हम किसी को भी अनलिमिटेड पावर लेने से रोक देते हैं। पावर का सेपरेशन ही ऐसे है कि किसी के पास अनलिमिटेड पावर आ ही नहीं सकती, जिसके कारण जो एक बैलेंस है वो बना रहता है हमेशा, बैलेंस कभी भी हिलता नहीं है। फिर इसके बाद तो ये आ जाता है कि हमने लास्ट ईयर स्टडी किया था कि जो मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट है उनके पास ऑफिशियल्स पावर होती है, उनको बहुत सारे पार्लियामेंट के काम जो सौंपे गए होते हैं वो करने होते हैं। और इसी के साथ जो जजेस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं ताकि वो क्या कर सकें, पूरे सिस्टम को बैलेंस करके रख सकें। और इसलिए इस सिस्टम को बोलते हैं द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। यहाँ पॉलिटिक्स में चेक का मतलब होता है कंट्रोल, यानी कंट्रोल और बैलेंस करने का, ठीक है, पावर को कंट्रोल करना और पावर को बैलेंस करना, इसी को हम बोलते हैं पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। अगली चीज आती है पावर जो है गवर्नमेंट के लेवल्स में भी शेयर की जा सकती है, जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं अभी तक। अगर हम उसकी बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के 3 लेवल, वैसे तो 2 लेवल है, एक तो सेंट्रल लेवल एक स्टेट लेवल, पर इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में तीसरा लेवल भी आ जाता है लोकल लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसने अगर सेकंड चैप्टर की वीडियो देख ली है, सेकंड चैप्टर पढ़ चुका है तो उसको पता होगा फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें पावर डिवाइडेड होती है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। ओके, ये आपका सेकंड चैप्टर है, आपको इजीली आ जाएगा समझ। इंडिया के अंदर जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो प्रोविंशियल लेवल पे यानी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है, या रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, रीजनल यानी किसी एक जगह की गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर हम बात करें तो इसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, पर सारी कंट्रीज में ऐसा सेम फॉलो नहीं होता, किसी कंट्री में उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है जो स्टेट गवर्नमेंट है। बात इतनी कही है इन्होंने कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और कई कंट्रीज में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, इन सबके पास अपनी खुद की पावर्स होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इनको पावर दी जाती हैं। जैसे बेल्जियम में हमने देखा, श्रीलंका ने तो इस सिस्टम को रिफ्यूज कर दिया था, बेल्जियम ने इस सिस्टम को एक एक्सेप्ट किया। और इसी के साथ साथ अब जैसे हम इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा लोग हैं तो हमें और भी पावर शेयर करने के लिए यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत बनानी पड़ती है ताकि पावर अच्छे से शेयर हो सके और जो भी काम है वो अच्छे से यहाँ पे हो सके। फिर इसके बाद तीसरा जो आता है पावर शेयरिंग का मोड, वो आता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। भाई जो सोशल ग्रुप्स हैं इस सोसाइटी में, जो अलग अलग ग्रुप हैं, एससी एसटी जनरल, इन सब वुमेन्स, इन सब में भी हम वुमेन्स याद होगा, तो इन सब में भी हम लोगों को पावर शेयर करनी पड़ती है। तो इन लोगों में पावर कैसे शेयर होती है वो हम समझते हैं। तो देखो जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग जो ग्रुप्स थे सोसाइटी में उनको पावर दे दी, है ना। और इसी तरह से अगर हम बात करें, हमें और भी कई एग्जांपल्स इसके देखने को मिलते हैं जहां वीकर सेक्शन को पावर दी जाती है, वुमेन्स को पावर दी जाती है ताकि वो सेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आगे आए और अपनी पावर का यूज करे।
फिर इसी के साथ साथ इंडिया में सिस्टम चलता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से चुनाव लड़ा जाना है। कॉन्स्टिट्यूएंसी पता होगा, जैसे 543 सीट होती है लोकसभा में, तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर दी जाती है इंडिया में, और इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग इलेक्ट होके आते हैं। तो कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें रिजर्व कर दिया मान लो एससी के लिए, तो मतलब यहाँ पे जो नेता खड़ा होगा वो एससी कास्ट का ही होना चाहिए, किसी और कास्ट का नेता खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उसको वोट उस जगह के सारे लोग दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे कोई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है या आप जिस जगह रहते हो अगर वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं ये असेंबली इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन के समय की जाती हैं। इससे हम उस सोशल ग्रुप को पावर ही तो दे रहे हैं कि भैया देखो यहाँ पे हम एससी को ही नेता बनाएंगे तो आप अपने समाज के लिए कुछ बढ़िया कर सकते हो, अगर करना चाहो तो एक एससी का नेता ही बनेगा, एससी कास्ट का है वो, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, हमें क्या है एससी कास्ट का नेता है, तो अब आप यहाँ पे जैसे चाहो उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फिर हम इसके आगे देखते हैं। जो लास्ट पावर शेयरिंग की फॉर्म है वो आता है बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। देखो मूवमेंट होती है, हमने किसी चीज के खिलाफ विरोध स्टार्ट किया, फिर वो जो मूवमेंट बहुत बड़ी हो जाती है, सरकार को प्रेशराइज करने लगती है हर चीज के लिए। मूवमेंट तो होता है कोई इंसिडेंट हुआ वो खत्म हो गया, वो मूवमेंट खत्म हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, प्रेशर ग्रुप बन जाता है, यानी अगर वो ग्रुप अलग अलग मुद्दों को बार बार ला रहा है, सरकार को प्रेशराइज कर रहा है, नहीं आप ऐसे करो ऐसे कानून बनाओ, तो वो प्रेशर ग्रुप होता है। और एक होता है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी बकायदा रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, उसका का सिंबल होता है, वो इलेक्शन लड़ती है और फिर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो मोस्टली क्या होता है, पहले एक मूवमेंट बनाई जाती है, फिर उस मूवमेंट को धीरे धीरे प्रेशर ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर वो प्रेशर ग्रुप धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है। तो ये जो लोग, ये पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट्स जो हैं, ये काफी ज्यादा पावर को कंट्रोल करते हैं, काफी पावर इन्फ्लुएंस रखते हैं। और इसी के साथ डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, कि वो अलग अलग कंटेंडर को चूज कर सकें जो भी वो चाहते हैं। In the contemporary democracy, this take the form of competition among different parties. Contemporary का मतलब है जो करंट डेमोक्रेसी अभी चल रही है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी के बीच अलग अलग कंपटीशन चलते हैं, जिससे हमें चूज करने का मौका मिलता है कि हम क्या किसको चूज करना चाहते हैं। इस तरह का कोई भी जो कंपटीशन होता है, इसके कारण पावर किसी एक के हाथ में कभी रहती नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि बंदे के हाथ में पावर है, पावर सबके हाथ में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे इस बार के तो 2024 के इलेक्शन थे, उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो 400 पार का नारा था वो पास नहीं हो पाया, ठीक है, सिर्फ बीजेपी को जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे कम सीट मिली। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस से कम ज्यादा है, जो भी है, कोई स्कोर कार्ड लेके मत बैठ जाना कमेंट्स में, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जो उनका नारा था 400 पार वो पूरा नहीं हो पाया इस साल तो हाल फिलहाल, और उनको थोड़ी कम सीट्स मिली। जो इंडिया अलायंस है उनको भी अच्छी सीट्स मिली थी काफी, वो जीत नहीं पाए पर उनको काफी अच्छी सीट्स मिली थी। तो जो ऐसा कंपटीशन होता है इससे पावर एक के हाथ में नहीं रहती, एक के हाथ में आ जाए तो दिक्कत होती है। फिर इसके बाद है लॉन्ग रन के अंदर अगर हम बात करते हैं, जो पावर है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में भी शेयर होती है, ठीक है, और इसी के साथ साथ जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है वो अलग अलग लोगों का भला करने का काम करती है, जिसके कारण एक अच्छा खासा काम हो पाता है। और जैसा इसमें कहा जा रहा है कि जब दो और पार्टी ज्यादा मिल जाती हैं और वो साथ में इलेक्शन लड़ती हैं तो भी पावर शेयरिंग होती है, उन लोगों में पावर शेयरिंग होती है। अगर अलायंस उनका इलेक्ट हो जाता है, उनकी एक जो कोलिएशन की सरकार बन जाती है, तो वो पावर शेयर करके, यानी एक दूसरे में, जैसे अभी जो मोदी जी हैं वो काफी आप देख रहे होंगे, ये यूट्यूब वगैरह में देखने को मिलेगा, साउथ के जो लीडर्स हैं उनके साथ टीम अप कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग कोलिएशन सरकार अपनी बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो उनको उनका सपोर्ट मिल रहा है, तो अब ये पावर शेयर करेंगे, उनको कुछ पावर देंगे, तो उससे वो लोग भी अपनी जगह पे कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो डेमोक्रेसी के अंदर मेन बात यही होती है कि अलग अलग लोग सब पावर चाहते हैं, चाहे मतलब इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, फार्मर, ये सब लोग अपने लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशन चाहते हैं। आप ये क्लास देखोगे, बिजनेसमैन अलग चाहता है, फार्मर अलग चाहता है, सब अपने लिए कुछ ना कुछ चाहते हैं। और इसी के साथ ये लोग गवर्नमेंट की पावर में जब ये अपनी मांग करते हैं, इनको अपनी मांगे पूरी होती है, तो इनको पावर में हिस्सा मिल जाता है। पावर का हिस्सा मिलना यही है ना कि अगर आप मान लो आपके घर में चलती है या नहीं चलती, कैसे पता लगेगा कि अगर आपने कुछ कहा और वो चीज आपको जेन्युइन है और वो मिल रही है, तो यानी घर में आपकी चलती है। तो यही चीज यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद ही हमारा चैप्टर एंड होता है, तो पावर शेयरिंग खत्म हो गई। पावर शेयरिंग में ओवरऑल जो आपको समझ आ गया, बेसिक टॉपिक समझ आ गए, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसके सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, उसके बाद एक गारंटी कुछ भी नहीं रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जाने से पहले जल्दी से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर करना,
क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत फर्क पड़ता है। आपको नहीं पड़ेगा पर हमें बहुत फर्क पड़ता है। सो प्लीज गिव ए लाइक एंड कमेंट इन द सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।